अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्साइज ऑफिस से नई पॉलिसीज, खरीदार और शोरूम मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, गाड़ी खरीदना हर आम खास का एक शौक़ है और हर इंसान, हर शहरी ये शौक़ रखता है कि उसके पास गाड़ी हो, 4 व्हील हो, वो भी माशरे के बराबर चल सके, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में उसका भी एक स्टैंडर्ड बिल्ड हो। और 4 व्हील कोर्स सबकी ख्वाहिश भी होती है। मेरे ख्याल से जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं तब एक खुशी वो तो एक दीदनी होती है, लेकिन मोटरसाइकिल से नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आप गाड़ी खरीदें। इस वक्त ख़वातीन और हज़रात, लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ शहरों के अंदर मौजूद हैं और सड़कों के ऊपर आपको वो चलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जब पॉलिसीज़ की बात की जाती है, जब तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद मलहूज़े खातिर नहीं भी रखा जाता। एक्साइज ऑफिस की बात की जाए तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने पहले भी अपनी पॉलिसीज़ को हमेशा सख्त रखा है और उन पॉलिसीज़ में कुछ नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ नई चीज़ें भी जो इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। वो ये है कि पहले तो गाड़ी जब आप ख़रीदते थे, तो जब आपने नई गाड़ी खरीदी है या पुरानी चलती हुई गाड़ी भी खरीदी है, तो जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नए खरीदार को मुंतकिल कर दिया जाता था और पुराना जो है वो कोई और गाड़ी खरीदता था तो उसके पास कोई और नंबर आ जाता था जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा होता था उस गाड़ी से मुंसलिक, खा वो मोटरसाइकिल हो या खा वो 4 व्हील गाड़ी हो। लेकिन अब इस बार एक्साइज ऑफिस की जानिब से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई है। वो ये है कि अब आप जब गाड़ी खरीदेंगे तो जो भी नंबर प्लेट गाड़ी की होगी वो उस खरीदार के नाम पर होगी। मतलब अब गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो नंबर पे नहीं होगी बल्कि उस मालिक के नाम पर होगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप गाड़ी ख़रीदेंगे तो जो भी आपके पास पुरानी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है वो आप अपनी नई गाड़ी को लगा सकते हैं, खा वो नई गाड़ी है शोरूम से निकलती है या वो यूज्ड गाड़ी है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी होगी, वो ये कि जो ख़रीदार होगा वो अपनी पुरानी रजिस्ट्रेशन नई गाड़ी को लगा सकता है और जो बेचने वाला है अगर उसे अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है तो वो भी अपना पुराना नंबर या जो उसने गाड़ी बेची है वहाँ से वो नंबर उतारेगा और वो जो नंबर प्लेट है वो अपनी नई गाड़ी को लगा सकेगा। लेकिन इसमें अब कुछ चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। 500 से लेकर मतलब 8000 तक, 500 से लेकर 8000 रुपये तक के जो चार्जेस हैं वो आपको अदा करने होंगे एक्साइज ऑफिस को। और इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसमें कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। मतलब आपने जब गाड़ी ख़रीदनी है तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो चेक करनी है। आपने किसी वारदात में वो गाड़ी मुलव्वस तो नहीं, आपने वो चेक करना है, ठीक है। वो गाड़ी पेंट है या वो गाड़ी एक्सीडेंटल है, आपने इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करना है। आपने जब गाड़ी खरीदनी है तो फौरी तौर पर उसकी जो मलकियत है वो अपने नाम करनी है, ठीक है। आपने ट्रांसफ़र फौरी तौर पर करना है, आपने उसके कागजात पूरे चेक करने हैं, आपने उसकी टैक्स रिटर्न सारी चेक करनी है और इसके साथ साथ आपने ई चालान भी चेक करने हैं। मतलब यूजुअली ये होता है जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं तो कुछ लोग होते हैं, जब एक स्टाम्प तैयार होता है तो उसके अंदर चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने गाड़ी खरीदी हुई है और इसके इतने ई चालान हुए हुए हैं, ठीक है, या इसके इतने टोकन टैक्स पे हुए हैं। कुछ लोग तो ये मेंशन कर देते हैं तो नया खरीदार जो है उस पर ये आप बर्डन डाल देते हैं कि वो आपने जनाब चालान भी आपने पे करने हैं, टोकन भी आपने पे करने हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं बताते और बाद में मसला ये होता है कि नए खरीदार को मसला हो जाता है, चालान आ रहे होते हैं और वो फिर पुराने जो ओनर होते हैं उनके नाम पर ही जा रहे होते हैं, तो नए खरीदार लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, तो जो बेचने वाला होता है उसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस बार ये काफ़ी सख्ती कर दी गई है कि जो गाड़ी बेच रहा है वो फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाए कि खरीदार जो है फौरी तौर पर गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करे, ताकि अगर कोई भी चालान होता है, ई चालान होता है या उसके मामले में कोई भी मसाइल हैं तो वो नया खरीदार है वो उन मामलात को देखे, ना कि पुराना जो बेचने वाला है वो बेचारा जो नए खरीदार के मामलात भी पुराने ही झेल रहा हो। तो इस किस्म की तमाम तरह डिटेल्स आज के प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं और गाड़ियों के रेट्स के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ कस्टम्स भी उसमें भी कमी सुनने में आई है। वो गाड़ियाँ जो जापानी गाड़ियाँ जो बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं उनके कस्टम में भी कुछ परसेंटेज में कमी वाक़या हुई है, ये सुनने में आया है। सो आइए आगे चलते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, शोरूम मालिकान से मिलते हैं और इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं और ये सारी बात पहुंचाते हैं खरीदार तक और स्पेशली सरकार के नाम। सो आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जिस तरह से आप पहले भी जानते हैं कि फोर्स है, इट्स अ कंप्लीट बिज़नेस, लेकिन इसके अंदर अब जो शोरूम मालिकान हैं वो किस हद तक खुश हैं इस बिज़नेस के अंदर, ये तो उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ ख्वाजा कासिम साहब मौजूद हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी हॉकी स्टेडियम भी हैं और इसके साथ साथ आपका शोरूम भी है यहाँ पर, तो गाड़ियों का काम भी करते हुए ज़िंदगी गुजर गई है। तो कासिम भाई से हम पहले भी मुलाकात करते हैं और आज भी हम यहाँ पर जो एक तो नई पॉलिसीज़
एक्साइज ऑफिस ने जारी किए हैं इस हवाले से भी, और जो खरीदार के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, असल में मकसद वो है इनसे डिस्कशन करने का। तो ख्वाहिश से बात करें, सर कैसे ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र। कासिम भाई कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक है। सेल परचेज़ कैसे जा? सेल परचेज तो आजकल बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप भी आए हैं, मार्केट में विजिट किया है, अभी तो कोई इतने अच्छे हालात नहीं। अच्छा, मैंने वैसे कुदरती बात है, मैं जब भी आया हूँ, आता मैं वीकडेज़ में ही हूँ, तो वीकडेज़ में मुझे यहाँ पर एक थोड़ी नकलो हरकत होती है, वो नज़र नहीं आती मुझे। यहाँ पर ग्राहक नज़र नहीं आते। क्या ये ट्रेंड है कि जुमेरात जुमे कोई ग्राहक नहीं आना है, कि वीकडेज़ में पहले आते थे अब नहीं आते लोग? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि जुमेरात जुमे कोई ग्राहक आने हैं, लेकिन आजकल वैसे ही सारे दिनों की तरह ही ना स्लो है काम बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ तो मैंने सुना सस्ती हो रही हैं। नहीं नहीं, गाड़ियाँ कहाँ सस्ती हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा। कस्टम मैंने सुना है कि कस्टम कम हो रहा है, जापानी गाड़ियों पे कस्टम कम हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो 25-25, 30-30 लाख की गाड़ी थी वो अब 18-18, 20-20 लाख में मार्केट में पड़ेगी। क्या ये सच है जो मैंने सुना है? सर ये हमने भी आपसे सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो तो फिर चाहिए ही क्या है, काम तो फिर बहुत होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं हमने सुना बिल्कुल। तो ये हुकूमत की तरफ से जिस तरह से नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, आप मुझे बताएं क्या उससे ख़रीदार को फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है नई पॉलिसीज़ पे, स्पेशली अगर हम साइज़ की जानिब से जो नई पॉलिसीज़ अभी जारी हो रही हैं? जी पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। ये जो इस्लामाबाद ने अब नया शुरू किया है कि ऑनर के नाम पे ही नंबर प्लेट जारी होगी, इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है हुकूमत की, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपकी जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ होता है? देखें, आप मिडल मैन होते हैं, आपने दोनों एंड से ज़िम्मेदारी लेनी होती है, ख़रीदार की जानिब से भी और जो बेचने वाला है उसकी जानिब से भी। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ ख़रीदार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेचने वाला तो कुछ भी कहे के बेच देगा। तो ख़रीदार को किस तरह से आप मुतमईन करते हैं कि ये चीज़ें हमारे एंड से हम रिस्पॉन्सिबल है? किन किन चीज़ों की आप ज़िम्मेदारी लेते हैं? ज़िम्मेदारी तो हमारी ये चीज़ की होती है कि हमने गाड़ी जो है ना सेल जब होती है तो हम उसका बायोमेट्रिक लेके फौरी अगले ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हम वैसे ही सारे चेक कराते हैं, 15 वगैरह हर चीज़ चेक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें तो अब काफ़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। उससे काफ़ी जो है ना 2 नंबरी में कमी आ गई है, ना होने के बराबर अब हो गई है। अभी तो आपको पता है ई चालान भी शुरू कर दिए हैं, तो ई चालान से मतलब जो ग्राहक खरीदने वाला आता है तो उसको आप वेरीफाई करते हैं या ग्राहक को कहते हैं भाई जाकर ई चालान चेक कर लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये ऐप्स बनी हुई हैं, वो जो है ना उससे फौरी तौर पे चेक हो जाता है ई चालान, या कोई मसला मसाइल गाड़ी में है तो वो उसी टाइम पता चल जाता है। वो तो बड़ा आसान हो गया ना, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, उससे तो दुकानदार को काफ़ी फ़ायदा मिल गया। तो वो चीज़ें फ़ौरन हम चेक करके गाड़ी अगले बंदे के नाम ट्रांसफ़र करवा देते हैं, बायोमेट्रिक करवा के क्लियर करवा देते हैं मामला। अच्छा, मैंने सुना है कि 2 नंबर कागजात भी बन जाते हैं, 2 नंबर चेसीज़ भी लग जाती हैं, इंजन भी 2 नंबर एम्बोस्ड हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशली ये उन गाड़ियों के लिए होता है जो एनसीपी गाड़ियाँ हैं, मतलब नॉन कस्टम गाड़ियाँ आती हैं, उस पर आप अपने कोई ना कोई किसी भी गाड़ी का चेसी भी लगा देते हैं, नंबर भी 2 नंबर लग जाती है। तो इसका चेक एंड बैलेंस आप कैसे करते हैं? और जो ख़रीदार है, मिसाल के तौर पर बाहर आपको पता है कि लोग मुख्तलिफ ऐप्स भी हैं जहाँ से बाहर से ही ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं ऐप्स के थ्रू, तो इसका चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाता है? सर जब हम गाड़ी कोई आती है ना, जब उसकी डील फाइनल होती है, हम उसको 15 के ऑफिस लेके जाते हैं, जहाँ पे उसकी फ़िज़िकली चेसिस नंबर, कागजात और उसके हर मामला चेक होते हैं। चेक होने के बाद उसका सारा पता चल जाता है जो भी मामलात होते हैं। वैसे भी माशाल्लाह अब तो पंजाब में या कहीं भी 2 नंबर गाड़ी चलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है। पॉलिसीज़ जो है ना अब बहुत बेहतर हैं। चीज़ ये आवाम के लिए बहुत अच्छा है कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए थी, और काफ़ी हद तक जो है ना ये ख़त्म हो चुकी है। ऐसा हम तो देखते हैं कि सालों में कोई अभी कोई मसला हमें नज़र नहीं आया, लेकिन जब कोई गाड़ी आती है ना उसकी फौरी हर चीज़ चेक हो जाती है उसी टाइम। अब आसान है मामला। अच्छा, इस वक्त आपके पास मार्केट के हवाले से बात करूँगा, मार्केट में जो छोटी गाड़ी है, मिसाल के तौर पर हम कल्टस की बात करते हैं, तो इस टाइम कम से कम रेट कल्टस का मार्केट में क्या है? कम से कम नई का कि पुरानी का? पुरानी गाड़ी तो कल्टस तो देखे ना 2000 से शुरू हुई है, अब 25 साल हो गए कल्टस चल रही है। वैसे सस्ती से सस्ती गाड़ी भी कोई 5-6 लाख की होगी कल्टस, जो पुराना मॉडल है, जो शुरू का मॉडल है। नई तो 40 प्लस हो गई है अब। तो कल्टस के मतलब यही हिसाब है कि कुछ गाड़ियों का ना प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, ठीक है, उस हिसाब से ख़रीदार कम हो गया। छोटी छोटी गाड़ियाँ लाखों में इतनी महंगी कीमत हो गई है, ये ज़रा मामला बहुत हो रहा है आजकल। एक ब्रेक की जाम जाते वापस आते हैं, और एक बड़ा अहम सवाल और एक बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो कि मैं कासिम भाई से बात करूंगा और वो आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, क्योंकि दोबारा मिलते हैं।
खवातीन हम वापस आ चुके हैं। अच्छा कासिम भाई मुझे ये बताइए, इस टाइम जो गाड़ियों के रेट जैसे हम बात कर रहे हैं, जापानी गाड़ियाँ लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि होती तो वो भी महंगी हैं, लेकिन जो हमारी लोकल गाड़ियाँ, मिसाल के तौर पर हम ऑल्टो की बात करते हैं तो ऑल्टो भी इस टाइम 35-40 के करीब है, और इतने में आपको जो जापानी गाड़ी है 12, 13, 14 मॉडल, 15 मॉडल, वो भी आपको इतने में मिल जाती है, लेकिन उसमें कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं। ये इतना फ़र्क क्यों है? फ़र्क तो जापानी गाड़ी तो देखे उसका तो म्यार एक अलहदा है ना, उसमें तो फीचर्स तो बाकी बहुत ज़्यादा हैं। इधर पाकिस्तानी आल्टो देख रहे हो और जापानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग ज़्यादा जापानी गाड़ी को प्रेफर करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी जो है ना, ये आल्टो सेल तो बहुत होती है लेकिन इसमें पायदारी बिल्कुल भी कोई नहीं है। उसमें जापानी गाड़ी लेंगे वो इससे ज़्यादा अच्छी है। गाहक अब समझदार है, वो देखता है, फ़र्क देखता है, फिर उस हिसाब से फैसला करता है। अच्छा मैंने सुना है कि गाड़ियाँ जब बाहर से इंपोर्ट होती हैं तो खासकर जापानी गाड़ियों में दो गाड़ियों को जोड़ा होता है, एक्सीडेंटल होती हैं तो वो पकड़ी नहीं जाती। मैंने सुना है कि ऑनलाइन इस हवाले से बड़ा फ्रॉड होता है कि आप गाड़ियाँ मंगवाते हैं और गाड़ियाँ बाद में बीच में से कटी भी निकलती हैं और वो मतलब एक्सीडेंटल होती हैं। तो क्या इस तरह का फ्रॉड हो रहा है अभी भी स्टिल जब आप इंपोर्ट करते हैं गाड़ी? नहीं, इस तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। देखें, ये जो गाड़ी की चेसिस नंबर होता है ना, ये ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। जापान में जिस हालत से गाड़ी निकलती है ना, तो उसी हालत की तस्वीरें पोर्ट पे खड़ी हुई की पता चल जाती है। अब जो भी बंदा गाड़ी लेता है ना जापानी, वो उसको सब तो पहले वेरीफाई करता है और जापान से कि ये जापान से किस हालत में निकली है गाड़ी, ठीक है। वो तो वो उधर 2 नंबर ही नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। अगर ना कोई चेक करे, कोई पेंट हो ही निकले या उसका कह नहीं सकते, अदरवाइज हर चीज़ ऑक्शन शीट होती है, इसकी ग्रेड्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो अब पता चल जाता है। कोई मुश्किल नहीं है हर बंदे के लिए। अच्छा आप हमें अगर अभी फिजिकली बता सकें कि गाड़ी का पेंट चेक करना हो तो कैसे पेंट चेक करना है, गाड़ी का एक्सीडेंट अगर मेजर है या वो माइनर है चेक करना है तो कैसे करना है, क्या ये मुमकिन है अभी? जी मुमकिन है, कोई मसला नहीं है। चलें फिर अभी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कासिम भाई बताएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑफ कोर्स मार्केट में मौजूद हैं। सो आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि जब आपने गाड़ी खरीदनी है तो आपने खुद बाई सेल्फ उसका पेंट और उसका एक्सीडेंट कैसे चेक करना है, आइए आपको दिखाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अभी, और ये कासिम भाई के बकौल ये बॉर्डर है जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है। अच्छा ये भी मैं बताता चलूँ कि हुकाम बाला तक हम पहले भी ये बात पहुँचा चुके हैं कि हॉकी स्टेडियम का जितना सराउंडिंग एरिया है यहाँ पर सीवरेज का पानी स्टिल खड़ा रहता है, सीवरेज इश्यूज़ हैं। वैसे हम बातों में ये भी बात कर लेते हैं, ये सीवरेज का मसला आपका अभी तक हल नहीं? सर ये कभी भी नहीं हल हुआ। ये इधर से इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है हुकूमत को, ये जितनी गाड़ियाँ बेचते हैं, ट्रांसफ़र, इनके टोकन्स, इनकी हर चीज़, और टैक्स देते हैं हम इधर बैठ के हर चीज़ का। और ये देख लें, इसको मिनी मैनचेस्टर कहते हैं फैसलाबाद को, और इसकी हालत आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और हम कितनी दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि इस हॉकी स्टेडियम की हालत बदल जाए। अभी बारिश होती है तो इधर काम बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, पूरा ये पानी से भर जाएगा। ये जो आपने थोड़ा मिट्टी शिट्टी डलवाई हुई है, खुद डलवाई हुई है? जी ये बिल्कुल बिल्कुल, ये हम डलवाते हैं, कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो जाती है। और सीवरेज, ये ज़रा माहौल दिखाएं। और इधर इस वजह से यहाँ पर डेंगू और मलेरिया के भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं, और जाहिर है मालिकान ने बाहर ही बैठना है, ग्राहक ने भी यहाँ आना है, तो कोई ग्राहक यहाँ पे आए और यहाँ से बीमारी लेके जाए, खैर ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हो गया आप आए और ये आपने देखा है खुद, लेकिन हम तो एक दुकान का हाल नहीं है, ये यहाँ पर सारी पूरे स्टेडियम का यही हाल है। जी ये पूरे स्टेडियम का ये हाल है। हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं, आशा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम तो हुकूमत से अपील करते हैं कि देखें आप इतने कर रहे हैं प्रोजेक्ट, माशाल्लाह इधर हॉकी स्टेडियम में भी थोड़ा चक्कर लगाएं, आपको पता चले यहाँ भी लोग बसते हैं, इधर भी मसले मसाइल हैं, और बिल्कुल शहर के अंदर है ये इलाका, ये नहीं है कि गांव में बैठे हैं, इधर हालात नहीं है। तो ये इसका कुछ करना चाहिए इनको, हुकूमत को। इस बात को करते हुए हमने शायद पिछले साल भी इस मसले पे बात करते हुए हमें कई सदियां गुजर गई हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। चले हम रिक्वेस्ट करते हैं जो रेलिवेंट इंतज़ामिया स्पेशली वासा से कि ज़रूर इस मसले पर गौर फिक्र करें। अच्छा अभी हम आगे बढ़ते हैं। कासिम भाई अब हमें बताएं कौन सी गाड़ी अब हमें चेक कराएंगे जिसका हमने पेंट चेक करना है और कैसे चेक करना है? आगे जी ये गाड़ी देखें, जैसा कि होंडा सिविक का 2004 मॉडल है, सिविक 2004 मॉडल है। अब इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी ये आवाज़ से ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर पुटीन लगी। अच्छा एक होता है ठक ठक, एक होता है टक टक। हाँ जी ये बिल्कुल ये 12 सा हुआ है, इसको पता चल रहा है कि इसका ना पेंट जो दोबारा हुआ है, और इसके अंदर पुटीन लगी। हाँ जी इसकी थोड़ी ये देखे सेटिंग वगैरह का भी फर्क होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेंट गाड़ी है। वाह वाह। ये और इसकी आवाज़ में और उसकी आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक हो। और उसके अलावा स्पार्ट्स होते हैं जो दोबारा
दोबारा पेंट करते हैं तो इसमें स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना, वो इसमें नहीं है बिल्कुल। ये देखें ना, नीट एंड क्लीन पेंट है, ठीक है, उसमें और इसमें आप खुद ही फ़र्क रख सकते हैं। तो ये तो एक फेंडर है, मतलब पूरी गाड़ी के अंदर अगर आपको आवाज़ किसी भी हिस्से में भारी महसूस हो तो मतलब ये तो एक टेक्निकल चेक है। लेकिन अगर आम आदमी लेमैन जिसको नहीं पता, उसका शौक है, वो गाड़ी लेने चला गया, तो जाहिर है वो तो फिर उसको जो बताएगा इन्फॉर्मेशन वो उसके ऊपर ही रहेगा। तो उसके लिए फिर आसानी से कैसे चेक हो सकता है? आसानी से चेक इस तरह हो सकता है कि ये जो दोबारा रीपेंट गाड़ी है ना, इसको चेक करने के 2-3 तरीके। एक तो आजकल इसका एक मीटर आ गया है, वो टूल है, छोटा टूल है, वो उसको लगाते हैं तो वो बता देता है। उसके बाद ये इसके कलर में फ़र्क हो जाता है, जो ओरिजिनल गाड़ी का पेंट है और रीपेंट का, इसके कलर में ही फ़र्क पड़ जाता है। 19-20 का फ़र्क महसूस होगा। अगर आप उसको नई को निकाल के देखेंगे ना कंप्यूटर से, तो इसको देखेंगे आपको फ़र्क नज़र आएगा। और अगर एक्सीडेंट चेक करना हो तो मतलब गाड़ी के कौन कौन से पार्ट से, मतलब मिसाल के तौर पे फ्रंट है और हम कहते हैं कि ये मेजर एक्सीडेंटल है, कोई बंदा कहता है, ये क्लेम करता है जी ये तो बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्सीडेंटल है या नहीं? एक्सीडेंटल का पता तो चल जाता है जब इसका बोनट खोलते हैं हम, इसके अंदर से आपको पता। ये गाड़ी एक्सीडेंटल है? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं है। जरा खोलें इसका बोनट खुलवाएं जरा। ये रीपेंट ज़रूर है लेकिन एक्सीडेंटल नहीं है। ये देखें, आया जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब ये फ्रेम है, अच्छा ये जैसे फेडेड है, ये कोई इससे मसला नहीं? फेडेड इस तरह होता है, ये बैटरी होती है ना, जो इसका पानी गिरता है ये कलर ख़राब हो जाता है, ठीक है। असल में ये चीज़ इसकी देखने वाली होती है, ये स्पॉट्स होते हैं ओरिजिनल, ये देख रहे हैं आप, सील चलती है। हाँ जी, ये स्पॉट्स होते हैं ओरिजिनल, ये इससे पता चलता है गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। कुछ ये चीज़ें होती हैं, बोनट की सीलें होती हैं, ये दिखाएं जी, बोनट की सीलें, ये चीज़ें हैं, ये जेन्युइन गाड़ी, मतलब एक्सीडेंटल नहीं है। और फ्रंट फ्रेम वगैरह आप कैसे चेक कर सकते हैं? मैं आपको उस गाड़ी का दिखाता हूँ। हाँ इधर, इसकी तो आवाज़ भी बड़ी खतरनाक सी आई है। ये देखिए, ये भाई, ये इसकी सील्स देखिए, ये ओरिजिनल जापान की लगी हुई सीलें हैं। ये वाली सारी जो है ना, ठीक है, ये दोबारा नहीं पाकिस्तान में बन सकती, ठीक है। अंदर से इसकी ये सीलें हैं, ये तो बड़ी बिल्कुल न्यू की कंडीशन में है जी, बिल्कुल न्यू की कंडीशन में है। और ये देखें, अगर ये एक्सीडेंट हो तो ये चीज़ें, ये सीलें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती क्योंकि वो दोबारा करते हैं ना उसको, ये स्पॉट्स होते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब रीपेंट करते हैं इनके ऊपर प्रोटीन, ये ख़त्म हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब तो आम लोगों का भी पता चल जाता है गाड़ी का जी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है। अच्छा, फ्रंट की, और अगर बैक वगैरह, तो बैक डिग्गी का भी यही सूरत हाल होता है कि डिग्गी में भी आप उसकी सीलें चेक करते? हर जगह गाड़ी में सीलें होती हैं, हर जगह पे। मैंने तो सुना सीलें दोबारा भी बन जाती हैं। बनती हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं बनती, वो पता चल जाता है। कोई बंदे को थोड़ा बहुत पता हो ना, उसको पता चल जाता है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। खरीदार देखें, अब जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट में, मैं देख रहा हूँ कि इस मार्केट में खरीदार नहीं है, इस मार्केट में नहीं है या पूरे शहर में ही नहीं है? नहीं, कस्टमर ख़रीदार तो होता है लेकिन जैसे पहले था वो नहीं है। अब काम बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब वो नहीं है। एक हमने जब पिछले साल भी कासिम जमाव के पास आए थे, मुझे याद है, आज से 8-10 महीने पहले, तब भी हमने यही डिस्कशन की थी और तब भी आप मुझे यही कह रहे थे कि ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। और वाकई हम आपको थोड़ा एक राउंड भी जो है वो अगर दिखाएं तो वाकई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो शोरूम मालिकान है वो बैठे हुए। तो क्या फ़ोन पर ही हो जाती है डीलें? मैं बताता हूँ, अगर हम महीने में 5-6 गाड़ियाँ बेच लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। इधर इतने खर्चे हैं, किराए हैं, मामला बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कम से कम रोज़ 1-2 गाड़ियाँ बिके तो फिर ये काम ठीक चलता। अभी आप देख रहे हैं मार्केट में कस्टमर आपको नज़र नहीं आता, बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से हमारा काम, अब जो 10 गाड़ियों का काम था वो 3 गाड़ियों। रीज़न महंगाई, महंगी होगी तो फिर महंगाई, गाड़ियाँ देखे कितनी महंगी हो गई है, करोड़ की तो गाड़ी हो गई है, मामूली केस है। तो फिर हर बंदे की पहुंच में नहीं है। वो पुरानी गाड़ी लेने आते हैं, वो कहते हैं ये मतलब उसकी हालत देख के कई लोग कहते हैं नहीं जी ये तो लेने वाली नहीं है। मुझे जारी बात, सस्ती गाड़ी तो फिर उसके उतने काम भी तो होंगे ना। लेकिन मैं दोबारा अंदर वाली वही बात करता हूँ, हमने बात की कि देखिए कस्टम्स को कम करने की बात की जा रही है, इंपोर्ट को कमी की बात की जा रही है। ये हमने पिछले साल भी बात की थी, इस साल दोबारा ये बात हो रही है। तो ये हर साल सिर्फ बात होती है, इस पर अमल नहीं होता। रीज़न क्या लगती है? सर रीज़न तो ये देखें ना, महंगाई कितनी ज़्यादा है, आगे ड्यूटियाँ इतनी बढ़ गई हैं, फिर किस तरह कम हो सकती है। हमें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं नज़र आता जिससे हमें पता चले कि ये कम हो सकती हैं। अगर 30 लाख की गाड़ी आप जैसे आगे कह रहे थे 18 लाख की हो जानी है, तो भाई ये मुमकिन ही नहीं है। को फ़र्क पड़ेगा भी तो कोई 40-50 हज़ार लाख का पड़ जाएगा मैक्सिमम भी अगर पड़ा तो। इस नई गाड़ी की बात कर रहे हैं? जी, नई गाड़ी की कर रहे हैं।
तो फिर इसका मतलब है जो आम आदमी जो गाड़ी की ख्वाहिश रखता है उसके लिए तो फिर वो उसकी ख्वाहिश ही है स्टील, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है वो तो फिर ख्वाहिश ही है, फिर वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है। ऐसे ही है। मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ, आप गाड़ियों में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं लोगों को? हम तो बहुत ज़्यादा देते हैं। हमने तो देखे, हमारा तो पुरानी गाड़ी का काम है, यूज्ड कार का काम है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम कस्टमर आए इसको चीज़ देने वाली बात करें। थोड़े बहुते जो भी बचते हैं हम कहते हैं काम चलता होना चाहिए, सेल होनी चाहिए। जी जी। क्या पैगाम देंगे आप? देखें एट द एंड ऑफ द डे अब हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, एक्साइज की पॉलिसीज़ हैं, वो सिक्योर कर रही हैं अगर शोरूम मालिकान है वो भी, जो ख़रीदार है वो भी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अंदर आप आपकी तरफ से क्या तजवीज़ है कि कुछ ये काम भी हैं जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं वो भी होने चाहिए ताकि ये भी आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो? हम तो देखें जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की हैं, ऑनलाइन सारे काम कर दिए हैं, हम तो उस पर बड़े मुतमिन हैं। काम जो है ना अब आसान हो गया, दुकानदार के लिए भी आसान हो गया। अगर हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, हम अपने शोरूम पे ही उसको ट्रांसफ़र भी कर देते हैं अगले के, हर चीज़ इधर ही हो जाती है। ये तो देखें, ये तो आवाम के लिए अच्छी पॉलिसी हैं। ये मतलब बाकी जो चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि इसमें और रेट्स तो वो फिर है ही है, आपको पता ही है। फिर उनका मसला तो हमने हाल होते नहीं देखा। ये 3-4 साल में तो डबल ट्रिपल कीमतें ऊपर गई हैं। बिजनेसमैन के लिए तो वैसे ही हुकूमत हमेशा बड़ी कारआमद रही है, फ़ायदेमंद रही है। इस बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं, बेहतर है, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। बाकी थोड़ा सा देखें ना, जैसे मैंने आपको आगे ये बताया कि हॉकी स्टेडियम के इश्यूज़ हैं, ये भी एक फैसलाबाद का हिस्सा है। हुकूमत को चाहिए जैसे आप ये कर रहे हैं सारे मामला, इन चीज़ों पे भी देखें इधर कितना काम होता है, लोग हैं, सारे मामला है। थोड़ा इस करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, हर शोरूम यहाँ पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठा। अब हॉकी स्टेडियम की तरफ भी ध्यान करें, इधर भी लोग बसते हैं, इधर इसका भी ख्याल करें, बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती वक्त दी। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से मज़ीद शख्सियत से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ कार मार्केट हॉकी स्टेडियम हमारे साथ मौजूद हैं। सर मसरूफ़ थे तो थोड़ा इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। खिज़र याद कमुका से हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो 1 साल हो गया आपको सर्विसेज देते हुए। मुझे बताएं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जब आप आए तो आपने इंपॉर्टेंस दी है कि मार्केट के अंदर ये काम होने बड़े ज़रूरी? इधर मेन तो सीवरेज का मसला है, फिर सड़क का मसला है। ठीक है, ये 2 काम हमारे हो जाएं तो हम बेहतर हो सकते हैं। आपने बात करने की वासा के हुकाम से, जो रेलिवेंट इदारे हैं, आपने निगोशिएट किया है, टेबल डिस्कशन किया है कि भाई ये मसला हमारा क्यों नहीं हल हो रहा है, इतने साल हो गए? हम वासा को बिल भी दे रहे हैं और वासा वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते। कोई इंतज़ामिया का बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप वो यहाँ विजिट ही नहीं करते? विजिट नहीं करते। तो किस तरह से निज़ाम चला रहे हैं? हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। अच्छा, मतलब जो एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब नालियों की सफाई है, गटरों की सफाई है, वो सब शोरूम मालिकान अपनी जेब से कराते हैं? जी, हम अपनी यूनियन जो है वो जेब से करा रही है। तो मकसद तो यही है कि ये तो इदारे का काम बनता है कि वो आगे हो के काम करवाए सारे। भाई हम फैसलाबाद की, ये हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है, लेकिन इधर हमें कोई बंदा नहीं पूछता। अच्छा सर, जिस तरह से देखें बड़ा बिजनेस है ये, छोटा बिजनेस है। गोल्ड के बिजनेस के बाद प्रॉपर्टी एक बिजनेस है और उसके बाद गाड़ियों का बड़ा बिजनेस जो है वो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि इट्स अ बिग बिजनेस। इसके अंदर अभी कुछ नई अमेंडमेंट्स हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो कि एक्साइज ऑफिस की जानिब से कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। मुझे बताएं कि क्या ये पॉलिसीज़ आप इनको सही समझते हैं या पहले थी, अब ज़रूरी क्यों लग रही? नहीं, ये बेहतर है, ये बेहतर है क्योंकि इससे हर चीज़ जो हमारी है ना वो सेफ़ हो रही है। हाँ, गाड़ियों को जो भी है ना, इससे ये बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है सर, आप किन चीज़ों को मेक श्योर करते हैं, स्पेशली जब आप गाड़ी सेल करते हैं या जब गाड़ी परचेज़ करते हैं? जी, हम हर चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, 15 करवाते हैं, फिर अपना ये भी तसल्ली करते हैं, उसके बाद हम गाड़ी ख़रीदते हैं या किसी कस्टमर को बेचते हैं। इसमें इस टाइम मैं जैसे देख रहा हूँ, हम शाम के आए हुए हैं, आप एज प्रेसिडेंट, ज़ाहिर है एक परेशानी तो होती है जब आप अपनी पूरी यूनियन को, अपनी पूरी मार्केट को, वहाँ के हालात को देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर वॉक इन कस्टमर बड़ा कम नज़र आता है। मुझे बताएं इसकी क्या रीज़न क्या है? ये नित्य जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसकी वजह से कस्टमर इधर ख़त्म हो गया है। गाड़ियों के रेट्स जो बढ़ रहे हैं उसकी बात? रेट्स भी बढ़ रहे हैं।
टैक्स लग रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी पे लग रहे हैं, ऐसे गाड़ियों पे भी रोज़ नया टैक्स आ जाता है। मैंने तो सुना था कि कस्टम कम हो रहा है, स्पेशली गाड़ियाँ जो इंपोर्ट हो रही हैं। नहीं, कस्टमर है लेकिन आगे कोई काम नहीं है। कस्टम में, जैसे मैंने पूछा कि कस्टम में कमी बेशी है मुमकिन आने वाले दिनों में? मैंने तो न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे देखा भी है कि बात ऐसी उठी है कि इस बार कस्टम में कोई कमी बेशी हो रही है, जापानी गाड़ियाँ सस्ती हो रही है। वो भाई गवर्नमेंट के ऐलानों की हद तक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आप हामी नहीं है इस गवर्नमेंट? नहीं, हम हामी नहीं है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगती हैं जो कि तब्दील होना बहुत ज़रूरी है? हमें ये लगता है कि ये इनको पाकिस्तानी गाड़ियों को तरजीह देनी चाहिए, फिर जापानी गाड़ी को तरजीह देनी चाहिए। इन्होंने बैंक लोन बंद कर दिया जापानी गाड़ी पे। सबसे बड़ी जो मुश्किल हमें आई है कि वो इन्होंने जापानी गाड़ी बंद कर दी बैंक से लोन लेने के लिए, तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम आई है हमारे काम में। मार्केट में जैसे हम देखते हैं जापानी गाड़ियों का बड़ा रुझान है, क्योंकि एक तो जो रेट, मिसाल के तौर पर ऑल्टो कल्टस की हम बात करते हैं जो नए मॉडल हैं, तो वो उतना कंफर्ट उनके अंदर नहीं है जितना जापानी गाड़ियों में है, और प्राइस क्योंकि उनकी सेम है तो लोग प्रेफर करते हैं जापानी गाड़ी को। ये रीज़न आपको लगती है? जी, ये लगती है। इसमें सबसे प्रॉब्लम आई है जो बैंक ने लोन बंद किया ना जापानी गाड़ी पे। जापानी गाड़ी जब कस्टमर के पास आगे रीसेल नहीं होगी तो हम शोरूम वाले क्या करेंगे उसको ख़रीद के? ठीक है, इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई। हालांकि वो पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी तो हो रही हैं ना, तो उन्होंने जापानी गाड़ियाँ बंद करके हमें ख़राब किया। इसका मतलब है जो आता है वो पूरे पैसे लेके ही आता है? जी जी, पैसे पूरे लेके आना पड़ेगा। तो सर इसमें एक और चीज़ भी है, लोन की हद तक लोग तो फिर पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी लेते थे, जापानी गाड़ियाँ भी लेते थे, तो क्या चले पाकिस्तानी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं लोन के ऊपर? पाकिस्तानी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं लेकिन बहुत कम। जी, क्या सर इन दी एंड ऑफ कोर्स देखने वाले लोग मौजूद हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कि जो बायर्स हैं वो भी, जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो भी, जो एक्साइज की पॉलिसीज़ हैं वो भी, आप उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, हमें सेव कर रहे हैं। वो जो इन्होंने इस्लामाबाद वाला काम शुरू किया, नंबर प्लेट वाला या नंबर वाला किया, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कोई रिलीफ भी देना। हमें रिलीफ दे नहीं रहे और ऊपर से ये नया कोई ना कोई टैक्स, नया कोई पंगा डाल के हमारे कारोबार को बंद कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी अगर कम हो जाए तो फिर फ़ायदेमंद है? जी, फिर तो फ़ायदेमंद है, वो भी फ़ायदेमंद है, और बैंक भी गाड़ी को करे तो फिर भी है। जी, जब तक बैंक नहीं ना गाड़ी जापानी को लोन पे देगा तो उस वक्त का तक जापानी गाड़ी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। खबरदार आइए बढ़ते हैं। और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट हॉकी स्टेडियम का कहना यही है कि एक तो कस्टम में कमी की जाए, दूसरा जो टैक्स इजाफी लग रहे हैं उससे गाड़ियाँ महंगी तो होती चली जा रही हैं, तो ख़रीदार तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ज़ाहिर है रेट कम होंगे तभी ख़रीदार भी अट्रैक्ट होगा और मार्केट में थोड़ी चहल पहल भी नजर आएगी। खैर आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। नजरात इस वक्त जो पॉलिसीज़ एक्साइज ऑफिस से जारी की गई हैं या जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। क्यों इससे ख़रीदार और जो बेचने वाला है वो दोनों ही सिक्योर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि जो मिडिल मैन का किरदार अदा करता है, मतलब जो शोरूम के मालिकान होते हैं, स्पेशली वो लोग जो शोरूम से अगर गाड़ी खरीदते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्होंने दोनों अतराफ देखने, उन्होंने सेलर के साइड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उन्होंने जो बायर है उसके एंड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो दोनों की तरफ से जो ब्रिज बनता है वो बनता है जो शोरूम का मालिक होता है। अब उनको भी सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कुछ और है और होता कुछ और है। सम टाइम जो शोरूम के मालिकान होते हैं वो भी बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं जी सर, हमारे टाइम तो आसानी था, जो था आपको दिखाया था, अब कोई चीज़ निकली तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे दोस्त यहाँ पर एक खड़े हुए, इनको हमने रोका है यहाँ पे और हमने कहा कि भाईजान हमें थोड़ा टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। क्या नाम है आपका? जी, आपका नाम कैसा? जावेद। जावेद भाई, कितने अर्से हो गए आपको यहाँ पर अपने शोरूम पर काम करते हुए, मतलब गाड़ियाँ बेचते हुए? मुझे भाईजान हो गए हैं तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो चुके हैं, फिर तो अच्छा एक्सपीरियंस है, सारे दौर देखे आपने। मुझे बताएं सबसे अच्छा दौर कौन सा था जब गाड़ियाँ धड़ाधड़ डेली बिक्री होती थी और बड़ी चहल पहल होती थी स्टेडियम स्पेशली? 20, 21, 22, 2000। ये यानी कि PMLN से पहले बहुत अच्छा दौर था, अच्छा वक्त था, ठीक है। तो अब गाड़ियों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इसलिए काम ज़रा स्लो चल रहा है, ठीक है। शोरूम हजरात परेशान हैं, गाड़ियों का रेट रोज़ ही टैक्स बढ़ रहे हैं। अब बजट में को 2-2 लाख रुपया रेट बढ़ा दिए इन्होंने। इस वजह से रेट जो है ना गाड़ियों के बहुत ऊपर चले गए हैं, ख़रीदार से वो ऊपर काम चला गया है। अच्छा, मैंने सुना था
कि जो कस्टम ड्यूटी है स्पेशली जापानीज़ गाड़ियों पे उसमें कमी हो रही है जिससे जापानी गाड़ियाँ सस्ती होंगी? भाईजान जो जापानीज गाड़ी है ना वो प्राडो क्रूज़र वगैरह वो हुए हैं सस्ते, नीचे जो 660,000 सीसी गाड़ी वो तो नहीं हुई, उसके तो रेट बड़े हैं। अच्छा, ये मतलब सिर्फ ये बात ऊपर की सतह तक के लिए, ऊपर की कि ज़्यादा बिकती 650 सीसी है या 1000 सीसी है? असल छोटी गाड़ी का रेट कम होना चाहिए, छोटी गाड़ी हर बंदे की पहुंच में होती है, बिकती ज़्यादा है। बड़ी गाड़ी कौन लेता है? बड़ी गाड़ी तो ये लोग मिनिस्टर वगैरह ही लेते हैं या कोई बिल ओनर लेगा, तो माड़ा बंदा छोटी गाड़ी लेगा ना। अच्छा, मुझे बताएं, अभी रिसेंटली एक्साइज ऑफिस की जानिब से नई पॉलिसीज़ जारी हुई हैं, हालांकि ये बातें वही है जो हम आम स्टाम्प के अंदर लिखते हैं, मतलब कि गाड़ी जेन्युइन है, कागजात जेन्युइन है, आपके क्वाइफ अटैच होते हैं, जिम्मेदारियां दोनों तरफ से दी जाती हैं जो शोरूम मालिकान होता है, ये तो पुरानी चीज़ें नहीं हुई हैं। इस बार नंबर प्लेट मालिक के नाम पर होगी, इस चीज़ को कैसा देखते हैं? ये तो अभी इस्लामाबाद ने किया जी, अभी मार्केट में अभी ये लोग आएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तो लोग ट्रांसफ़र जैसे जैसे गाड़ियाँ जाएंगी तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। अब तो ठीक है। तो आप प्रेफर करते हैं कि मौके पर जो गाड़ी का ट्रांसफ़र आप करवा के देते हैं जिम्मेदारी पर, या समटाइम ऐसा होता है कई लोग गाड़ी ले लेते हैं, नया जो मालिक होता है वो नहीं कराता ट्रांसफ़र, पुराने ओनर के नाम ही चीज़ चलती रहती है, फिर बड़े मसाइल होते हैं। मैंने देखा कि फिर समटाइम वो शोरूम के मालिकान के पास जाते हैं, जिसने ख़रीदी होती है वो बेचारा ख्वार हो रहा होता है, जिसने बेची होती है, मुझे मैं लाहौर हूँ तो मैं पेशौर हूँ तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और कई लोग तो मैंने ये भी सुना है कि कई लोग पैसे भी मांगते हैं ट्रांसफ़र के दौरान कि जी हम इतने पैसे लेंगे इजाफी, तो फिर आपको ट्रांसफ़र करेंगे, ये ब्लैक मेलिंग भी चलती है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बायोमेट्रिक का इशू है। बायोमेट्रिक जब लोग देते हैं तब गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, वरना गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। पहले लोगों ने जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाई वो अब लोग जो है ना जिनके नाम पे गाड़ी हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, 2-2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया लोग डिमांडें करते हैं। पहले पेमेंट जो डन है वो ले ली, उसके बाद ये बायोमेट्रिक पे तंग किया। बायोमेट्रिक पे बहुत तंग कर रहे हैं, शोरूम हज़रात के लिए बहुत परेशानी है। ये तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं पंजाब की बायोमेट्रिक, ठीक है, तो लोग मैनेज कर रहे हैं, पैसे दे भी रहे हैं। आप किस तरह इस मामले को सिक्योर करते हैं? पहले तो हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, फिर वो पैसों की डिमांड करता है, फिर कईयों को पैसे देते हैं, कई ले लेते हैं, देने पड़ते हैं लेते हैं जी लोग। तो इसको आप पहले ही फर्स्ट एंड पे सिक्योर क्यों नहीं करते? जब गाड़ी की डील हो रही है तो डील के दौरान ही पहले बायोमेट्रिक को मलूज़े खातिर, यानी सबसे पहले ये काम क्यों नहीं किया जाता? बाद में पैसे जैसे आप, क्योंकि आप मिडिल मैन है तो सही, जिम्मेदारी तो आपने ली है, तो पहले आप क्यों नहीं बायोमेट्रिक कराते ताकि बाद में ये मसला ना हो? शोरूम की जो रसीद होती है ना उस पर टाइम लिखा होता है 15 दिन का, 15 दिन के अंदर गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है। लोग गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं करवाते, FBR के मसले होते हैं, इसलिए लोग गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाते। तो फिर इससे खरीदार तो बेचारा लटक गया। फिर ऐसे ही आओ, जिसने गाड़ी बेची होती है वो लोग कहते हैं जी हमें ट्रांसफ़र करवाएं, फिर लोग ट्रांसफ़र नहीं करवाते, फिर बायोमेट्रिक के लोग इसीलिए बाद में डिमांडें करते हैं भाई हमें FBR का नोटिस आ गया, ये आ गया, टैक्स के पैसे भरे हैं, हमें पैसे दें। ये मसला देखें, फिर तो खरीदार को सिक्योर करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप पर रिलाई करता है। आप ब्रिज बनते हैं, जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है, लेकिन खरीदार ज़्यादा मसले का शिकार होता है। अगर उसमें कवायद में कमी बेशी हो गई, गाड़ी एक्सीडेंटल निकल आई या कोई भी और मामला हो गया, तो आप अपने खरीदार को कैसे सिक्योर करते हैं? हम फिर खरीदार को ये कहते हैं जी, जो गाड़ी सेल करके जाता है ना उसको ये कहते हैं भाई थाने में एप्लीकेशन दर्ज करा दे, गाड़ी अपनी ब्लॉक करा दे। जब गाड़ी ब्लॉक होती ट्रांसफ़र नहीं हो रही, फिर गाड़ी ब्लॉक हो जाती है, फिर जिस बंदे ने परचेज़ की होती है गाड़ी फिर भागता हमारे पास आता है जी हमारी गाड़ी ब्लॉक होगी, फिर हम तो चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मतलब ये खरीदार जो खरीदार है उसको ये फ़ायदेमंद है। जी ऐसे ही होता है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने टॉपिक रखा है कि जो गाड़ियों की सेल परचेज़ है वो क्या सूरत हाल है, जो नई पॉलिसीज़ हैं वो कितनी फ़ायदेमंद हैं ख़रीदार के लिए भी और जो बेचने वाला है उसके लिए भी, और इन दी एंड जो बिज़नेस करके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हुए हैं, आखिर ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं दोनों साइड से। तो जिम्मेदारी इन पर ज़्यादा होती है क्योंकि इन्होंने जिसने ख़रीदनी है उसको भी सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, और जिसने बेचनी है उसको भी सिक्योर करना है कि भाई उसके पैसे उसको टाइम पर मिल जाएं। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी वो ये कि गुज़श्ता कुछ अर्से में कुछ ऐसे केसेस हुए कि जो बेचने वाला बंदा है जब ट्रांसफ़र की बारी आती तो वो फिर नखरे करता है, वो मिलता नहीं है और वो ब्लैकमेल करता है ख़रीदार को कि जी मैं अब ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 1.5 लाख चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, तो वो फिर मजबूरन देने पड़ते हैं। तो उसका ये वाहिद हल सर ने बड़ा अच्छा बताया भाई ने कि आप फौरी तौर पर अपने नज़दीकी थाने जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन दर्ज कराएं कि जी मैंने गाड़ी ख़रीदी है, इस बंदे से ख़रीदी है, इस डेट को ख़रीदी है, 15 दिन का टाइम पूरा हो गया, ये बंदा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और ब्लैकमेल कर रहा है। फिर क्या होता है, फिर वो आगे एक लीगल मामला हो जाते हैं और फिर वो भागता आता है जो जिसने गाड़ी बेची होती है। तो ये एक हल है जो कि निकाल कर दिया। खैर इन दी एंड जो हवा है मार्केट में बड़ी पॉजिटिव है
कि जितने भी इस टाइम पॉलिसीज़ बन रही हैं वो एट दी एंड सबको सिक्योर कर रही हैं, खा वो बायर है, खा वो सेलर है और खा वो जो मिडिल मैन एज ए जो शोरूम्स के मालिकान हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। दो चीज़ आज हमने फाइंड आउट की, वो ये कि एक तो जो जापानी गाड़ी है वो आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है, एक तो इस पर पाबंदी लगी हुई है, इस पर काफ़ी नुकसान मालिकान जो स्पेशली जो शोरूम के मालिकान है उनको उठाना पड़ रहा है कि वो गाड़ियाँ ज़ाहिरा सेल नहीं हो रही, और गाड़ियाँ सेल नहीं हो रही तो ज़ाहिरा एक वो सर्कल है जो कि डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इसके बारे में ज़रा गौर फिक्र किया जाए। और उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी है वो हमेशा ये कहा जाता है कि उसमें कमी हो रही है और जो गाड़ियाँ हैं वो सस्ती हो रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर बड़ी गाड़ी जो 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी है और उसके ऊपर कस्टम कम कर भी दिया है तो वो तो गिनती चुनती के लोग खरीदते हैं। तो जो 600 सीसी गाड़ी है या 650 है या 1000 सीसी गाड़ी है ज़्यादा सेल होती है मार्केट में, तो इसकी कस्टम ड्यूटी कम की जाए ताकि लोगों को थोड़ी आसानी हो खरीदने में और मार्केट में सर्कल जो है वो चलता रहे। सो आई होप कि आज के प्रोग्राम की विसातत से ये जो पूरा हमारा पैगाम है ये पहुँचेगा बनाम सरकार। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।